डेवलपर्स का जो नया कोड है जिसमें बग्स हो सकते हैं वो नहीं मिलेगा, तो दे कैन टेस्ट इजी. Then when things are tested, go to pre-production where clients unit test. And if things are passed from that, we usually do go to production. तो हमारे पास क्या हो गया, multiple environments हो गए. We at least have 2 environments. हमारे पास कम से कम development और production होती है. और अगर कोई अगर क्लाइंट का काम बहुत ज़्यादा है, बड़ी टीम है, तो we at least have 3 environments, development, test and production. बट अगर इससे भी कोई ज़्यादा रिस्क है, यानी क्लाइंट की साइड पे भी उससे रिस्क है कि अगर मेरा प्रोडक्शन पे गया तो मसले हो सकते हैं, देन वी हैव 4 एनवायरनमेंट. तो ईच एनवायरनमेंट इज बेसिकली एडिंग मोर वर्क. हमारा रिस्क कम हो रहा है ज़्यादा एनवायरनमेंट्स ऐड करने से. सो ज़्यादा एनवायरनमेंट्स ऐड करने से हमें अपने कोड को मैनेज करना का मसला आएगा. उसके लिए हम गिट वर्जन कंट्रोल मैनेजमेंट यूज़ करेंगे. और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पुल रिक्वेस्ट, जो कि मेक श्योर करती है कि हमेशा स्टेबल कोड जो है नई ब्रांच में जाए. पुल रिक्वेस्ट इज यूज नॉट ओनली फॉर डेवलपमेंट ब्रांच, it is used for subsequent branches as well. For example, if we have QA environment, pre-production environment, and production environment, we will create pull request to their respective branches to make new changes. So this was one of the branching strategy. We have multiple branching strategies that can be we can have consensus within the team for that. And then here we at this point we see that इन सारे कामों को करने से हमारे पास काफ़ी काम मैनुअल आ गया था, जिसको अब हम स्क्रिप्ट के थ्रू करना चाहते हैं. हम इन्वायरमेंट सेटअप जो है, सर्वर सेटअप, हम इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट से करना चाहते हैं, और हम डिप्लॉयमेंट्स जो हैं ऑटोमेटेड वो CI/CD से करना चाहते हैं. सो at this point we have pretty much discussed Git and why we needed DevOps, etc. I think we have 10 minutes. At that time we can discuss कि चीज़ें चलती कैसे हैं एक सर्वर के अंदर जब भी हम डिप्लॉयमेंट करते हैं, और what are different types of deployments. And if you guys have any questions, please feel free to ask in the WhatsApp group. I will be available anytime based on my availability, but I will at least reply within the same day, if not the different day. So you can basically write down your questions. You can even write them down in the group right now. No issues. अच्छा, अभी हमने बात की कि हमारे पास डिफरेंट सर्वर्स होते हैं जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा होता है. तो जो डिफरेंट सर्वर्स होते हैं इसमें अगर हम पहले सिंगल सर्वर की बात करें, फॉर एग्जांपल आप लोकली कोई चीज़ डिप्लॉय कर रहे थे, और इफ़ you are new to software engineering, or if you don't have much resources, or if your product doesn't need scaling, like हमारे पास एक सर्वर से काम चल रहा है अगर, तो what we usually do is हम अपने एक सर्वर पे, जो कि लोकल कंप्यूटर भी हो सकता है, उस पे अपना सॉफ्टवेयर रन करते हैं. हम उसका पब्लिक IP एड्रेस देखते हैं और वो DNS रिकॉर्ड पे ऐड कर देते हैं. तो DNS की काफ़ी सर्विसेज हैं. GoDaddy is one of them. There are other domain management services as well. डोमेन मैनेजमेंट सर्वर्स का काम बस ये होता है कि उनके पास एक खास डोमेन के अगेंस्ट एक खास IP एड्रेस सेव होता है. फॉर एग्जांपल google.com I think has the IP address 8.8.8.8, and it can have multiple IP addresses as well. But DNS only makes sure कि जो हमारे पास एक रीडेबल फॉर्म में कोई एड्रेस था, इसके अगेंस्ट IP क्या होना चाहिए वो सेव हो. तो यूज़र जब भी कोई वेब एक्सेस करेगा, लाइक आई टाइप www.google.com, then I will essentially be dealing with DNS servers first. मेरी रिक्वेस्ट जाएगी DNS सर्वर को, जो मुझे एक IP एड्रेस दे देगा, और फिर मैं जो ब्राउज़र है उस IP एड्रेस को सेम रिक्वेस्ट भेजेगा, और मुझे जो भी रिस्पॉन्स आना चाहिए था वेब पेज का वो आ जाएगा. अब जब हम एक बिल्कुल नूब लेवल, यू कैन से नोविस लेवल, उससे स्टार्ट करते हैं. सो हमारा ये आइडिया होता है कि हमने अगर सॉफ्टवेयर चला दिया लोकली, सो इट इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड. फॉर एग्जांपल अगर पाइथन का कोड है, फ्लास्क, इफ वी आर यूजिंग फ्लास्क, वी कैन से कि हमने पाइथन
server.py एक फाइल थी वो चला दी, सो कोड हमारा पास अवेलेबल हो जाएगा लेट्स से पोर्ट 5000 पे, एंड अगर हम इवन लोकल होस्ट पे जाएंगे पोर्ट 5000 पे, देन वी विल गेट सम रिस्पॉन्स। एंड इफ वी एक्सपोज आवर आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी में पोर्ट 5000 हम उसकी फायरवॉल जो है वो अलाउ कर दें, देन आवर पब्लिक आईपी विल आल्सो बी एबल टू होस्ट दैट सेम वेबसाइट। सो ये वेबसाइट जो है वो बिल्कुल ठीक चलेगी बाय द वे, अगर इसे इवन 10 यूजर्स यूज कर रहे हैं एक साथ, if you are giving that IP address to your friends, it will work fine. But अगर इस पे बहुत ज़्यादा यूजर्स आ जाएं तो ऑब्वियसली देयर विल बी एन इशू। जो आपने कोड चलाया था लोकली, इट वाज नॉट रन इन करेक्ट मैनर, और उससे क्या होगा कि जो सिंगल थ्रेडेड बेसिकली कोड जो आपका रन हो रहा था एक सिंगल थ्रेड पे, वो ज़्यादा मेमोरी यूज़ करने की वजह से दैट कैन हॉल्ट, दैट कैन स्टॉप। सो इवन अगर आपके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, इवन इफ यू आर यूजिंग अ गुड लैपटॉप और सिस्टम, लेट्स से यू आर यूजिंग अ 16 GB or 32 GB RAM system and you have a good processor, even then it can happen that कि जो कोड आपने चलाया था it can stop working अगर ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है कि we only had one instance of that code running in our server. So how to avoid that problem? So let's say we were talking about Flask. जो अभी हमने Flask का कोड चलाया था, it was a single instance, और उस पर जो ट्रैफिक जा रही थी उसका लोड ज़्यादा हुआ, वो बंद हो गया। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए we have two things that work side by side. The first and most important is WSGI, जो कि है वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस। आपने इस नाम से ये नहीं परेशान होना कि क्या बड़ी टूल आ गया, क्या चीज़ है। In most of the cases we simply have abstraction in computer science. So WSGI को आप कह सकते हैं कि it is simply a gate, जो आपकी एप्लीकेशन के थ्रेड तक ट्रैफिक जाने का एक समझ लें एड्रेस है। सो और अगर इससे कंप्यूटर साइंस डेवलपमेंट साइंस में बात करें तो यूजुअली इट इज़ अ सॉकेट। तो इस सॉकेट को आप मैनेज नहीं करते, इस सॉकेट को जो WSGI टूल आप यूज़ कर रहे हैं वो खुद ही मैनेज करेगी। यू विल सिंपली हैव टू टेल द टूल कि आपने किस एप्लीकेशन के लिए ये मैनेज करना है। सो फॉर एग्जांपल फ्लास्क ऐप के लिए योर ऐप यूज टू रन ऑन पोर्ट 5000। if we used some WSGI, for example, right now in this diagram we are using UWSGI, then your 3 Flask applications will run. They might not run on specific IP address, local IP address, but they will be responsive to the WSGI tool. So you can say ये एक gateway था जो इन 3 threads से communicate कर सकता है, और जो ये 3 threads हैं they can even expand to be 10 threads depending on कि आपका सिस्टम जो है उसमें कैपेसिटी कितनी थी। आपका सर्वर जो था अगर वो एक बड़ा सर्वर हुआ, फॉर एग्जांपल इट हैज़ ह्यूज रिसोर्सेज, सो उस पे ऑब्वियसली वी कैन रन मोर थ्रेड्स, बट इफ इट इज़ अ स्मॉलर सर्वर वी कैन रन 3 थ्रेड्स। सो इन 3 थ्रेड्स से क्या होगा कि जो भी ट्रैफिक हमारे पास आएगी, जो भी रिक्वेस्ट आएगी, इट कैन गो टू वन ऑफ दीज 3 थ्रेड्स। और हमने क्योंकि ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर दी, इस स्पेस पे हमारे पास जो सिंगल थ्रेड था, it might not die. When I say it might not die, I'm just saying that there is a possibility कि thread इस केस में भी खत्म हो सकता है। But again, since we are using a WSGI tool, so हमारे पास new thread spin up हो जाएगा उसकी जगह, and we will always have at least the number of threads that we mentioned at the start. 3 threads per at least होंगे, they can be more. So WSGI tool, अभी मैंने कहा UWSGI हम डायग्राम में देख रहे हैं। There is a G-Unicorn tool, वो भी बहुत commonly यूज होती है। There is a tool called Unicorn. Unicorn यूजली Ruby on Rails प्रोजेक्ट के साथ यूज होती है, और G-Unicorn यूजली Python Django, even Python Flask के साथ यूज हो जाती है। Then there is also a PM2 tool,
जो कि स्लाइटली डिफरेंट है इससे, लेकिन उसका भी यही पर्पज़ है, वो मल्टीपल इंस्टेंसेस चलाती है सेम चीज़ों के। PM2 टूल यूजली Node.js प्रोजेक्ट्स के साथ यूज़ हो जाती है। सो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपका मे बी काम ये ना हो कि आप कोड के अंदर एग्जैक्ट क्या चीज़ कैसे चल रही है वो आपको पता हो, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कोड अगर डिप्लॉय होना है तो उसके लिए क्या रेलेवेंट टूल्स यूज़ होंगी ताकि मैं इस स्ट्रक्चर तक पहुंच जाऊँ। सो अगर आपके पास इवन रूबी ऑन रेल्स है, पाइथन है, नोड है और एनी अदर लैंग्वेज, आपका मेन गोल एटलीस्ट ऑन वेब डेवलपमेंट, वेब की डिप्लॉयमेंट्स के लिए आपका मेन गोल ये है कि आप इस स्ट्रक्चर तक पहुंच जाएं ताकि हमारे पास सर्वर लेवल पे मल्टीपल थ्रेड्स चल रहे हों, ताकि किसी एक थ्रेड पे कोई लोड ना पहुंचे। सो नाउ हमने WSGI तो चला दिया, बट अगेन इट इज़ अ सॉकेट और इससे कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है। सो वी कांट रियली कम्युनिकेट डायरेक्टली टू WSGI via you can say some DNS record। तो यहाँ हमने देखा था कि DNS सर्वर एक IP एड्रेस देता है और उस IP एड्रेस के थ्रू हम वेब सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। सो इस वेब सॉकेट के से कम्युनिकेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं Nginx। It is a reverse proxy। Reverse proxy again is an abstract, abstract title। Proxy, as you know, is simply a server जो हम यूज करते हैं to access some other server that is not directly accessible to us। So a reverse proxy is opposite to it। अब इस पे क्या हो रहा है कि कोई और रिक्वेस्ट आपको एक्सेस कर रही थी, लेकिन आपने डायरेक्ट एप्लीकेशन को डिलीवर करने के बजाय you used a tool that will communicate to the application on your behalf and then deliver the response to the end user। तो Nginx यूज करने का फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि वी कैन रन मल्टीपल WSGI tools while using Nginx। यानी अभी मैंने एक फ्लास्क एप्लीकेशन की बात की, we can have 2 to 3 APIs running alongside। यूजली हमारे पास लेट्स से API V1 है, वर्जन 1, देन आपको एक पॉइंट पे आइडिया हुआ कि यार कोड बहुत ज़्यादा फैल गया है, we need to resolve some issues, we might need to go to some new programming language, etc। So in either case एक नई रिपोजिटरी बन गई, एक नई एप्लीकेशन बन गई, बट आपके पास सिमिलैरिटी थी इन दोनों एप्लीकेशंस पे, तो यू से कि हम दोनों एप्लीकेशंस को एक ही सर्वर पे डिप्लॉय कर लेते हैं। सो सेम स्ट्रक्चर, WSGI और उसके आगे फ्लास्क एप्लीकेशंस, there will be a unicorn and Ruby on Rails application। Same goes for any other set of applications। But in Nginx, we will then configure based on the host name या फिर based on the path। We will say कि अच्छा अगर हमारे पास /v1 से आती है ट्रैफिक, so we go to Flask application। हमारे पास v2 से आती है ट्रैफिक, so we will go to the other application and so on। सो इसका एक ये फ़ायदा है। सेकेंडली इसमें हम सर्टिफिकेट्स मैनेज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन ट्रैफिक प्यूरली HTTPS होती है, so that those certificates can be managed on Nginx as well। Then we can set password on our web application via HD password using Nginx। इससे क्या होगा कि जब भी आप लेट्स से आपका डेवलपमेंट सर्वर था उस पर आप कोई चीज़ एक्सेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जो आपसे पासवर्ड मांगने लग जाएगा। यानी यू कांट रियली एक्सेस योर एप्लीकेशन by simply using your host name। So I think we are on time, but I will cover a few more topics because our next class is on Saturday and I need you guys to look into some things by that time। So it can take like 10 minutes max। So इस पॉइंट पे we have seen कि सर्वर पे हम इस तरह भी कोड डिप्लॉय कर सकते थे कि सिंपली कोड बस चला दें और वो चल जाएगा बगैर किसी इशू के। बट यूजली इट डजंट वर्क ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में हमें सर्वर के अंदर एक WSGI टूल यूज़ करनी होती है। द कॉमन WSGI टूल्स आर यूनिकॉर्न, Gunicorn, etc। We have to use a reverse proxy। The reverse proxy I have showed you is Nginx। Apache 2 is also a reverse proxy। इन दोनों में कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करने का थोड़ा डिफरेंस है। Nginx का साइंटेक्स मुझे थोड़ा इजी लगता है, Apache 2 का साइंटेक्स है XML बेस्ड, so it can be quite cumbersome to see। But again,
सेम चीज़ों के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स यूज़ होती हैं. सो इट्स बेटर टू लर्न द स्ट्रक्चर, कि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनना चाहिए ताकि हम सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर सकें डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए, राइट. तो अभी मैंने आपको दिखाया है एक सिंगल सर्वर के अंदर कैसे चलना चाहिए सॉफ्टवेयर. बट हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा लोड आ गया और आपके पास एक सिंगल सर्वर था, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो ज़्यादा लोड को मैनेज कर पाए. तो इस केस पे हमारे पास होने चाहिए मल्टीपल सर्वर्स. तो सेम सर्वर एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, इसी की एक कॉपी या दो कॉपीज हमारे पास और होंगी जो कि हमारे पास सेम एप्लीकेशन चला रही होंगी, सब कुछ सेम होगा, कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, बस हमारे पास एक कॉपी होगी सर्वर की. और हम फिर डीएनएस पे क्या कर रहे होंगे ऐड, हम डीएनएस पे मल्टीपल आईपी एड्रेसेस ऐड कर रहे होंगे. क्या सेम डीएनएस कैन सर्व either from one server or two server or three servers etc. So इससे क्या होगा, लेट से हमने 3 सर्वर्स ऐड कर दिए, वो कॉपी थे एक दूसरे के, बट हमारी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी चलने लगी, उसके अंदर लोड बहुत ज़्यादा आ गया और उस पर हमें कुछ और सर्वर्स ऐड करने पड़ गए. तो इस तरह क्या हो रहा है, हमारे पास दोबारा वही मसला पैदा हो रहा है जो हमने पहले डिस्कस किया था इस पॉइंट पे, कि हमारे पास जब मल्टीपल सर्वर्स ऐड हो रहे हैं तो हमें खुद काम करना पड़ रहा है. मतलब वी हैव टू डू सम कॉन्फ़िगरेशंस टू ऐड मल्टीपल सर्वर्स. मतलब हम सिर्फ कैपेसिटी तो इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ काम मैनुअली करना पड़ रहा है. और डेवऑप्स में हमारा टारगेट होता है कि हम रिपीटेबल काम को मैनुअली ना करें, हम किसी तरह स्क्रिप्ट करते हैं उसे या किसी तरह कोई टूल यूज़ करने जो हमारा काम कर ले. सो इसलिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है ऑटो स्केलिंग. And auto scaling की I guess slide is missed. I will share in the group. But auto scaling simply means कि हम एक metric की base पे, you know, the metric can be anything that I will discuss in a few seconds. हम किसी metric की base पे configuration कर दें कि हमारा server, let's say जो एक चल रहा था, it can be 2, it can be 3 or it can be 10 even. बट ये जो नया सर्वर सेट करना है हमने, इसके अंदर जो कोड चलना है, ये काम सब ऑटोमेटेड होना चाहिए. ये काम कैसे ऑटोमेटेड होगा, जो हमारे पास लोकल डिप्लॉयमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोकल सर्वर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर तो आप यही कर सकते हैं कि ज़्यादा रिसोर्सेज किसी तरह ऐड कर देते हैं अपनी एप्लीकेशन को, यानी ज़्यादा थ्रेड्स आप सर्वर लेवल पे ऐड कर देते हैं. बट ऑन इंडस्ट्रियल लेवल वी यूजली यूज़ क्लाउड कंप्यूटिंग. वी आर नॉट ऑन प्रेमिसेस, यानी हम कोई ऑन प्रेमिसेस सर्वर्स नहीं यूज़ कर रहे होते, हम क्लाउड सर्वर्स यूज़ कर रहे होते हैं. सो क्लाउड में वी कॉन्फ़िगर इट इन अ वे कि हमारे पास अगर लोड ज़्यादा आ जाए, वी इंक्रीज द नंबर ऑफ सर्वर्स एंड द न्यू सर्वर्स दैट आर एडेड, these should be similar to the previous server. And this concept is called auto scaling. कि हमारे पास अगर लोड ज़्यादा आया तो हमने नए सर्वर्स ऐड कर दिए और जो नए सर्वर थे उन पे भी सेम एप्लीकेशन चल रही थी, और विद इन ईच सर्वर we again had parallelization, and in that way we ran all the application, we ran single application in multiple servers. इस ऑटो स्केलिंग से एक यूनिक प्रॉब्लम हमारे पास आती है, क्योंकि हमने पहले तो कहा था कि अगर हम मल्टीपल सर्वर्स यूज़ करते हैं, तो हमने डीएनएस की बात की थी, हम डीएनएस रिकॉर्ड्स में मल्टीपल आईपी एड्रेसेस ऐड कर देंगे, राइट. अगर एक सर्वर था तो एक आईपी एड्रेस था, अगर हमने 5 सर्वर्स ऐड कर दिए चलाने के लिए तो हमने 5 आईपी एड्रेसेस भी ऐड कर दिए, एंड थिंग्स वर्कड आउट, राइट. बट इन ऑटो स्केलिंग ग्रुप वी डोंट नो हाउ मेनी सर्वर्स विल बी देयर, और सर्वर जो हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकते हैं. यानी ट्रैफिक जब ज़्यादा थी तो हमारे पास वी नीडेड मोर सर्वर्स, तो सर्वर ज़्यादा हो गए. अगर ट्रैफिक कम थी तो हमने पिछले सर्वर्स को डीकमीशन कर दिया, बंद कर दिया, हमारे पास सर्वर्स कम हो गए. इस केस में डीएनएस को अपडेट करना इज़ नॉट फिजिबल, बिकॉज डीएनएस हैज़ अ टीटीएल, यू नो, टाइम टू लिव. आप जब भी डीएनएस अपडेट करते हैं, इट टेक्स एटलीस्ट सम सेकेंड्स टू at least, you know, sometimes an hour to propagate that record.
क्योंकि डीएनएस जो है वो वर्ल्ड वाइड उसने प्रोपेगेट करने होते हैं सारे सर्वर्स को, वो अपने नई एंट्रीज, तो इट कैन टेक सम टाइम। सो हम बार बार इसे अपडेट नहीं करते, और इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए वी वांट टू मेक समथिंग सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक वी हैड हियर। लाइक यहाँ तो हमारे पास इंजन एक्स था रिवर्स प्रॉक्सी के तौर पे, और हमारे पास WSGI था, देन वी हैड आवर एप्लीकेशन थ्रेड्स। बट नाउ कंसीडर ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी ऑलमोस्ट सिमिलर फैशन पे काम करता है। वी हैव नाउ this Flask you can consider as one server. This can be considered as the other server. This is a third server, and then we can scale to the two more servers. And then this WSGI इसकी जगह there will be an auto scaling group जिसकी वजह से हम servers कम या ज़्यादा कर सकते हैं. And then Nginx की जगह we will have a load balancer. यानी अगर हम server level पे बात करें तो we will again follow similar structure. Just add reverse proxy की जगह we will use load balancer. जो WSGI है उसकी जगह we will use a target group. ये target group जो है it is a cloud related term. So a target group simply makes sure कि हमने किन servers को या set of servers को request भेजनी है, and then again these servers will be started up by some auto scaling group, auto scaling capacity. So इसको हम यहाँ देख सकते हैं कि एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर था जिसके अंदर दो टारगेट ग्रुप थे. So one target group can send traffic to, let's say, Python Flask application, let's say V1 application, and then the other target group can send requests to V2 application. So each ये जो target है, this is basically one server, and these are auto scalable. अब मैंने कहा था कि auto scaling होती है किसी metric की base पे. That metric in most of the time are CPU and memory. So अगर हमारे कंप्यूटर की CPU यूजेज बहुत ज़्यादा हो रही है या रैम यूजेज बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस केस में हमें आइडिया हो गया कि हमारे पास रिक्वेस्टें ज़्यादा आ रही होंगी, तो इन ज़्यादा रिक्वेस्ट की वजह से हमें ज़्यादा सर्वर ऐड करने हैं. तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप जब भी देखेगा कि हमारे पास इन मैट्रिक्स में लेट्स से 60% CPU यूजेज आ रही है, 60% रैम यूजेज आ रही है, या बेस्ड ऑन आवर ऑन टर्म्स 80% यूजेज आ रही है, so it will add a new server to its group. और लेट्स से जब ये देखेगा कि ओवरऑल सर्वर्स पे 20% यूजेज आ रही है, यानी वो कम यूज हो रहे हैं, सो इट विल रिमूव दैट सर्वर फ्रॉम दैट ग्रुप. एंड दीज थिंग्स, मतलब ये बहुत कम्बरसम लगेंगी हमें लोकली सोचने में कि अच्छा एक सर्वर पे चीज़ें चल रही थी, देन आई हैड अ फ्रेंड्स सर्वर, उसका लैपटॉप था, उसका एक और फ्रेंड का लैपटॉप था, और इवन जो लोकल हमारे पास सर्वर्स होते हैं उन पे भी यही होता है कि हमारे पास लिमिटेड CPUs होते हैं, राइट, वी हैव लिमिटेड डिवाइसेस. तो उसमें तो हमें बहुत कम्बरसम लगेगा कि अच्छा हम ऑटो स्केलिंग कैसे करेंगे. बट जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसमें हमारे पास virtually अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, यानी वी पे फॉर द रिसोर्सेज दैट वी यूज. सो इस केस में ऑटो स्केलिंग मेक्स क्वाइट अ लॉट सेंस. सो अगर कोई एप्लीकेशन है जिसकी यूजेज बहुत ज़्यादा है, if there are a lot of users, then auto scaling is surely a way to go because we will add multiple servers in it. So ये I will share the slide in the group as well. but जो ये structure है और ये structure है, it is really important. इसको likely हम हर lecture में थोड़ा बहुत repeat कर रहे होंगे, क्योंकि आप industry में भी जाएंगे तो 8 out of 10 times you guys will be if you are doing some DevOps job, then you guys will be deploying web applications. Front end हो सकता है, back end हो सकता है, and in most of the cases you will go through same structure. Even वो AWS पे हो सकता है structure, वो Heroku DigitalOcean पे हो सकता है, वो GCP पे हो सकता है, लेकिन one way or the other आप देखेंगे कि ऐसा ही कुछ structure यूज हो रहा है. मल्टीपल हमारे पास सर्वर्स हैं जो कि किसी लोड बैलेंसर के थ्रू ट्रैफिक रिसीव कर रहे हैं, और जो लोड बैलेंसर है इसका एक हमारे पास DNS होता है या IP एड्रेस होता है जिसको हम अपने DNS सर्विस में ऐड कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल GoDaddy इज अ DNS सर्विस. हम वहाँ फिर सिर्फ एक सर्वर की बजाय हम सिंपली लोड बैलेंसर का URL ऐड कर लेते हैं. सो दिस स्ट्रक्चर इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज जो हमारा आखिरी लेक्चर होगा इन इस बूट कैंप में वी विल डिस्कस कुबरनेटिस. आई पर्सनली
had a lot of difficulties learning Kubernetes, क्योंकि Kubernetes के जब आप टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि यार क्या चीज़ कौन सी चीज़ क्यों है और कौन सी चीज़ कहाँ एड अप हो रही है, क्योंकि Kubernetes इज़ यूजली नॉट दैट मच विजुअलाइज्ड, ज़्यादातर आप कमांड लाइंस पे काम कर रहे होते हैं. बट इफ़ यू लर्न दिस स्ट्रक्चर आई गारंटी यू के जो आखिरी लेक्चर है आपको इंशाल्लाह कुबरनेटिस के बारे में बताया जाएगा और you guys will be up and running with Kubernetes as well because it will be really easy. So last thing, I think this is last slide by the way. So we will talk about a bit about CI/CD. We said कि हम continuous integration and continuous deployment करना चाहते हैं और ना सिर्फ एक environment में, हम सब environments में करना चाहते हैं. So how usually it works? So the basic structure that we usually have is जब भी किसी एक ब्रांच में, और बाय द वे दिस इट आल्सो डिपेंड्स ऑन ब्रांचिंग स्ट्रेटजी जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ. सो सबसे कॉमन सबसे इजी स्ट्रक्चर ये है कि आपकी जब रेलेवेंट ब्रांच में कोई चीज़ कमिट हो या पुश हो, फॉर एग्जांपल डेवलप में कोई पीआर मर्ज होती है, सो देयर शुड बी सम स्क्रिप्ट रनिंग अगेंस्ट दैट. कोई वर्क फ्लो या स्क्रिप्ट स्टार्ट होना चाहिए उसकी बेस पे. और ये स्क्रिप्ट क्या करेगा, ये कोड रिलेटेड कुछ कमांड चलाएगा. नोड जेएस के लिए डिफरेंट कमांड्स हो सकती हैं, पाइथन के लिए डिफरेंट कमांड्स हो सकती हैं. यूजली अगर आप डेवऑप्स रोल में हैं तो ये कमांड्स आपको डेवलपर्स प्रोवाइड कर सकते हैं. बट विद एक्सपीरियंस यू विल गेट यूज्ड टू नो ऑल दिस कमांड्स योरसेल्फ एज वेल कि यूजली रूबी ऑन रेल्स के साथ क्या कमांड्स यूज़ होती हैं बिल्ड करने के लिए प्रोजेक्ट, और बाकी जावा के साथ और बाकी चीज़ों के साथ क्या यूज़ होती हैं. सो जब भी कोई चीज़ पुश होगी डेवलप ब्रांच में, a script will run that will build your project. जब बिल्ड हो जाएगा तो हमें जावा के केस में कोई एग्जीक्यूटेबल मिलेगा, जार फाइल एक्सेट्रा. रूबी ऑन रेल्स के केस में हमारे पास सिंपली एक जिप फाइल हो सकती है, सिंपल फोल्डर हो सकता है जिसको हमने कहीं रखना है. और पाइथन के केस में हमेशा सिंपल फोल्डर ही होता है क्योंकि इट इज़ अ स्टैटिक लैंग्वेज. सो इस फोल्डर को हमने जाके रेलेवेंट सर्वर पे रखना है. सो CI पार्ट इज द बिल्डिंग पार्ट. फॉर एग्जांपल आपने बिल्ड कमांड्स रन की, आपने अगर यूनिट टेस्टिंग थी तो वो कमांड रन की, आपने अगर कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल्स चाहिए थे तो वो सेट कर दिए .env फाइल में. एंड देन CD पार्ट इज वेयर वी प्लेस दैट पैकेज टू द रेलेवेंट सर्वर. बट ऑल दिस CI/CD is usually done with a single or multiple scripts. यानी कि in some cases हमारे पास CI और CD एक ही स्क्रिप्ट में हो रहे होते हैं, कुछ और केसेस में CI एक स्क्रिप्ट में हो रहा होता है और CD एक स्क्रिप्ट में हो रहा होता है. तो based on this diagram I will discuss कि CI/CD जब हो रहा होता है तो हमारे डिफरेंट मोड्स क्या हो सकते हैं. अभी हमने कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर डिस्कस किया था. एज यू कैन सी ये आप सर्वर लेवल पे भी सोच सकते हैं स्ट्रक्चर, बट सॉरी इनसाइड सर्वर लेवल पे भी सोच सकते हैं और मल्टीपल सर्वर लेवल पे भी सोच सकते हैं कि स्ट्रक्चर सिमिलर है. तो इस केस में जो आप देख रहे हैं it is on multiple server level because then it will make more sense. So there are multiple modes of deployment. First is Big Bang deployment. It is just a given name. It is not an industrial standard. But इस केस में क्या होता है कि आपके पास कोई भी सर्वर थे, सॉरी कोई एक सर्वर था. यूजली एक सर्वर जब होगा तब you will usually do this Big Bang deployment. यानी एक सर्वर था वो सेट हुआ था, आपने उसमें कोड अपडेट करना था, तो आपका लेट्स से कोड का पैकेज बन गया, अब आपने प्लेस करना है उसे रेलेवेंट फोल्डर पे. सो यूजली लिनक्स सर्वर्स यूज होते हैं आपके. लिनक्स में हमारे पास पाथ होता है /war/www/html. आपने उस पर अपना कोड प्लेस करना था, बट इशू इज कि वहाँ पहले से एक कोड चल रहा है जो कि एक रनिंग फॉर्म में कोड है. तो जब भी आप प्लेस करने लगेंगे आपको पिछला कोड स्टॉप करना पड़ेगा, उसको डिलीट करना पड़ेगा
ताकि आपकी नई फाइल्स जो हैं वो मर्ज ना हो जाए, मतलब मिक्स ना हो जाए। फिर आपको नया पैकेज वहाँ रखना पड़ेगा जिस पैकेज में आपके पास सारी वर्किंग फाइल्स थी, और फिर दोबारा आपको कुछ कमांड्स चलानी पड़ेंगी। आप यूजली एक सर्विस चलाते हैं टू मेक श्योर दैट WSGI एंड Nginx आर ऑलवेज वर्किंग। सो लिनक्स के अंदर आपके पास सर्विसेज होती हैं, यू रन दैट सर्विस एंड दैट सर्विस ऑलवेज मेक श्योर कि अगर ये मसला आ भी जाए, कभी बंद हो भी जाए, तो दैट सर्विस रीस्टार्ट्स देम। बट यूजली ऐसा इशू नहीं होता। सर्विसेज ऑलवेज मेक श्योर कि जब कोई सर्वर रीस्टार्ट हुआ है, कुछ हुआ है, then again these softwares are restarted inside the server. Again coming back, अगर आपने कोई नई डिप्लॉयमेंट की, अपना पैकेज प्लेस कर लिया, डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, बट इशू क्या है, ये है कि आपको डाउन टाइम आ सकता है, क्योंकि जब भी आप अपनी पिछली डिप्लॉयमेंट को स्टॉप करेंगे, आप कोड फाइल्स डिलीट करेंगे, then your site won't be accessible at that time. So that downtime can be of 2 minutes, can be 10 minutes, depending on कितना टाइम लगता है आपको चीज़ें ऐड करने में, यानी पैकेजेस अपनी जगह पे रखने में। So rolling deployment is slightly different, और rolling deployment works when you have more than one server. So इस केस में हमारे पास 3 सर्वर हैं। हम क्या कर रहे हैं, पहले एक सर्वर पे डिप्लॉय कर रहे हैं, और while डिप्लॉइंग वी मेक श्योर कि इसको ट्रैफिक ना जाए। हम कैसे मेक श्योर करते हैं ट्रैफिक ना जाए? हम लोड बैलेंसर को कम्युनिकेट करते हैं कि काइंडली आप इस सर्वर को डीप्रोविजन कर लें अपने पास से, यानी आप इस सर्वर को फिलहाल ट्रैफिक डील ना करें। फिर आप एक सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं, देन यू ऐड दैट सर्वर बैक टू योर लोड बैलेंसर। फिर आप दूसरे सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं, देन ऐड दैट बैक टू लोड बैलेंसर अगेन, एंड देन तीसरे की बारी आती है। सो इस केस में क्या होता है, यू एटलीस्ट हैव सम स्टेबिलिटी। आपके पास डाउन टाइम आने का चांस बहुत कम है। आपके पास डाउन टाइम तभी आएगा अगर आपके अपने कोड में कोई इशू हो, वरना डाउन टाइम नहीं आएगा। देन देयर इज ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। दैट सिंपली मीन्स कि आपके पास एक वर्किंग सेट ऑफ सर्वर्स थे जिसमें पिछला कोड चल रहा था, एंड देन यू हैड अनदर वर्किंग सेट ऑफ सर्वर्स जिसमें एक और कोड चल रहा, सॉरी नया वर्जन चल रहा। नाउ ब्लू ग्रीन में आप क्या करते हैं, सिंपली आप लोड बैलेंसर को या फिर DNS को अपडेट कर देते हैं। आप कहते हैं कि आपने पहले तो इन सेट ऑफ सर्वर्स पे रिक्वेस्ट भेजनी थी, अब आप दूसरे सेट ऑफ सर्वर्स पे भेजने लग जाएं। और inshallah we will see that in CI/CD as well in our upcoming lectures. Then we have canary deployment and feature deployment. So canary deployment पे आप एक खास नंबर ऑफ सर्वर्स पे चीज़ें डिप्लॉय करते हैं और उसमें अपने कुछ चेक्स स्टार्ट कर देते हैं। चेक्स मतलब ऑटोमेटेड टेस्ट्स होते हैं कुछ। और कैनरी डिप्लॉयमेंट में जो एक इशू है वो हमारे पास सॉल्व हो जाता है, जो कि ब्लू ग्रीन से आता है। वो क्या है कि आल्दो ब्लू ग्रीन में कोई डाउन टाइम नहीं था, आपने एकदम नई डिप्लॉयमेंट पे पॉइंट आउट कर दिया, सब कुछ ठीक चल रहा था, बट कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो कि रन टाइम पे आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ यू कैन से लोड टेस्टिंग के इशू जो आपकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से थे, या कुछ स्पेसिफिक यूजर्स थे जो कि टेस्टिंग करेंगे तो फिर ही एरर आएगा। कुछ एज केसेस ऐसे होते हैं। सो कैनरी डिप्लॉयमेंट में आप यूजली उन इश्यूज से भी बच जाते हैं, क्योंकि आप एक खास सेट ऑफ सर्वर्स पे आप बेसिकली रोलिंग डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, मतलब यू कैन से रोलिंग और यू कैन से इन प्लेस। आप किसी एक सर्वर पे डिप्लॉयमेंट आपने कर दी है और आपका लोड बैलेंसर फिलहाल नए सर्वर पे भी रिक्वेस्ट भेज रहा है, पुराना पे भी भेज रहा है, और आपको कैसे पता चलेगा कि एरर है? यानी नए सर्वर्स के लॉग्स या मॉनिटरिंग से आपको अलर्ट मिल जाएगा कि नए सर्वर पे एरर है या नहीं। इफ़ यू आर श्योर कि नए में एरर नहीं था, देन द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस विल बी सिमिलर टू ब्लू ग्रीन। यानी कि इफ दिस इज डन, then you simply say कि अच्छा now all traffic should move to the new set of servers. So you can say that it is blue green but slightly advanced, जिसमें हम make sure करते हैं कि run time errors भी manage हो जाए। And last is feature deployment. It is quite useful, और इसके लिए सिर्फ एक डायग्राम आपको देखनी पड़ेगी जो हमने पीछे देखी। आपने देखा होगा कि मल्टीपल यूजर्स डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में काम करते हैं,
और मैंने कहा कि कभी बार ऐसा होता है कि एक यूज़र के लिए अपने लिए तो चीज़ें चल रही थी और उसने जब डिप्लॉयमेंट की डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में तो दूसरों के लिए चलना बंद हो गई, राइट। तो इस चीज़ को हल करने के लिए व्हाट वी डू इज़ वी हैव अ फीचर इन्वायरमेंट। और फीचर इन्वायरमेंट हमारे पास कॉपी होती है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की, लेकिन फीचर इन्वायरमेंट इज़ टेम्परेरी इन्वायरमेंट जो कि एक खास फीचर को बस टेस्ट करने के लिए यूज़ होती है। सो वट वी विल डू इज़ जो सेम डेवलपर जो है वो कह रहा था, वो क्लेम कर रहा था कि चीज़ें मेरे कंप्यूटर पे चल रही हैं और चांसेस हैं कि अगर इशू आ रहे हैं तो वो सर्वर पे नहीं चल रही, राइट। सो हम क्या करते हैं, एक सर्वर की कॉपी पे इस डेवलपर का कोड डिप्लॉय कर देते हैं, एंड व्हेन दैट डेवलपर और टीम लीड और क्यूए ईदर ऑफ देम आर श्योर कि अच्छा हाँ इस डेवलपर के चेंजेस ने किसी और चीज़ को अफेक्ट नहीं किया और चीज़ें हमारे डेवलपमेंट सर्वर पे भी चलेंगी, only then we accept the PR and merge it into development branch. और it can be quite useful जब हमारे पास उस तरह के मसले हैं कि डेवलपर्स आर क्लेमिंग कि अच्छा मेरे लिए चीज़ें चल रही हैं बट सर्वर पे नहीं चल रही. So feature deployment is also used at many points. So this is actual last slide. Here you can see DevOps. अगर हमने पढ़ा तो क्या है, हम किन चीज़ों से डील करते हैं. Most of the time we are dealing with version control, automation. Automation में we are doing CI/CD, ISC जो कि infrastructure as code है, and we are doing secrets and configuration management. We are doing containerization or virtualization, and at the end we are monitoring our system जो भी हमने deployment की.